नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 करते हैं और हम लोग देखेंगे 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में विदुषी महिला गार्गी का संवाद किस प्रसिद्ध ऋषि से प्राप्त हुआ है? वैदिक काल में विदुषी महिला गार्गी का जो संवाद है किस प्रसिद्ध ऋषि से हुआ है? यह है याज्ञवल्क्य से। किससे? याज्ञवल्क्य से। गार्गी का प्रसिद्ध शास्त्रार्थ संवाद याज्ञवल्क्य ऋषि से हुआ था, जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। यह संवाद प्राचीन भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को दर्शाता है। क्या करता है? तो प्राचीन भारत में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख जो है वो अनुच्छेद 40 में है। किसमें? अनुच्छेद 40 में है। अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है और यह राज्य को ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाने को निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है यह जापानी भाषा से लिया गया है। सुनामी जो है एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है बंदरगाह की लहर। यह समुद्र के नीचे आए भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। जो सुनामी होती है वह समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन के कारण उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, भारत में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी कौन तैयार करता है? तो फिस्कल पॉलिसी जो है यह वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। राजकोषीय नीति सरकारी खर्च और कराधान से संबंधित है। किससे? तो सरकारी खर्च और कराधान से संबंधित है। का निर्माण और क्रियान्वयन भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है द हेग नीदरलैंड में है। आईसीसी का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। किसके किसके लिए? तो नरसंहार, युद्ध अपराध और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाता है। अगला प्रश्न है, बायोस्फीयर रिजर्व में स्थानांतरण क्षेत्र दैट मीन्स ट्रांजिशन जोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो स्थानांतरण क्षेत्र का मुख्य जो कार्य है वह है स्थानीय समुदाय और संरक्षण के बीच सहयोग। क्या है? तो स्थानीय समुदाय और संरक्षण के बीच सहयोग। बायोस्फीयर रिजर्व 3 क्षेत्र होते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में 3 क्षेत्र होते हैं। कोर जिसमें कठोर संरक्षण, बफर जिसमें सीमित शोध और स्थानांतरण क्षेत्र जहां स्थानीय समुदायों की सहभागिता के साथ सतत विकास और संरक्षण होता है। अगला प्रश्न है, पैरा एशियाई खेल 2022 जो 2023 में आयोजित हुए में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो पैरा एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल 29 स्वर्ण पदक जीते। हांगझाऊ चीन में आयोजित पैरा एशियाई खेल 2022 में भारत ने कुल 111 पदक, जिसमें से 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य जीतकर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया।
अगला प्रश्न है अभिलेखों का अध्ययन स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र यानी पैलियोग्राफी कहते हैं। पुरालेख शास्त्र के अंतर्गत शिलालेखों, सिक्कों, स्तंभों या कठोर सामग्री पर लिखे गए अभिलेखों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पुरालेख पर शिलालेखों, सिक्कों, स्तंभों और अन्य कठोर सामग्री पर लिखे गए अभिलेखों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के भाग 3 में निहित मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, इसलिए इसे मैग्ना कार्टा यानी अधिकारों का महान चार्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ प्रणाली है जो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो द्वितीयक क्षेत्र जो होता है वो विनिर्माण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण क्षेत्र जो है वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। विनिर्माण यानी उद्योग क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को मूल्यवान वस्तुओं में बदलता है। किसमें? तो मूल्यवान वस्तुओं में बदलता है, इसलिए यह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बैंकिंग सुविधा तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी। कौन? तो विजय लक्ष्मी पंडित थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर यानी बहन थी। 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। कौन? तो 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है उत्पादन क्षमता के आधार पर किस प्रकार का वन सर्वाधिक उत्पादक होता है? तो उत्पादन क्षमता के आधार पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होता है वो सर्वाधिक उत्पादक होता है। उच्च तापमान, भारी वर्षा और पूरे वर्ष पर्याप्त सूर्य के प्रकाश के कारण उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैविक उत्पादन की दर सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में भारत के कौन से खिलाड़ी विश्व विजेता बने? तो डी गुकेश जो हैं वो भारत के विश्व विजेता बने हैं विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 में। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने दिसंबर 2024 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह उपलब्धि हासिल की थी। 2025 का फिडे विश्व कप के विजेता जाओखिर सिंदारोव हैं। उन्होंने फाइनल में वेई को हराकर यह खिताब जीता। यह विश्व कप नहीं है, यह फिडे विश्व कप है। और जो फिडे विश्व कप हुआ था यह गोवा में हुआ था। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन किस शासक के बारे में जानकारी देता है? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जिसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में की थी, जिसमें
उनकी विजयों का वर्णन है। क्या है? तो उसमें विजयों का वर्णन है किसका? तो समुद्रगुप्त के। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और संयुक्त सेशन जो है ये किसके द्वारा बुलाया जाता है? यह राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। अगला प्रश्न है, भारत में खरीफ की फसल किस महीने में बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जो है यह जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत धान, मक्का, बाजरा मानसून के आगमन के साथ जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर या ऑप्शन में कभी कभी सितंबर अक्टूबर भी होता है तो वो भी सही होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM को अब किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अब दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से जाना जाता है। NRLM का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर DAYNRLM कर दिया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से संगठित करना है। अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है और इसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, टाइगर रिजर्व में कोर एरिया का क्या अर्थ है? तो कोर एरिया का अर्थ है मानव हस्तक्षेप से मुक्त कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र को कोर एरिया कहा जाता है। कोर एरिया में वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में बिना किसी हस्तक्षेप के सुरक्षित रखा जाता है। यह टाइगर रिजर्व का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। क्या होता है? तो टाइगर रिजर्व का सबसे संवेदनशील हिस्सा होता है। अगला प्रश्न है, तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तो तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी। तुगलकनामा की रचना प्रसिद्ध कवि और विद्वान अमीर खुसरो ने की थी, जिसमें तुगलक वंश के उत्थान का वर्णन है। किसमें है? तो तुगलक वंश के उत्थान का वर्णन दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो PIL की अवधारणा जो है यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से ली गई है। PIL की अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली गई है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। क्या है? तो सार्वजनिक महत्व के मामलों में न्याय तक पहुंच को आसान बनाना है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत की कुल वर्षा का 75% से अधिक हिस्सा दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक होती है। अगला प्रश्न है, बैड बैंक का उद्देश्य क्या है? तो बैड बैंक का उद्देश्य है बैंकों के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी NPA का प्रबंधन करना। क्या है? तो NPA का प्रबंधन करना है बैड बैंक का उद्देश्य। बैड बैंक भारत में NARCL एक वित्तीय संस्था है जो वाणिज्यिक बैंकों से उनकी गैर निष्पादित संपत्तियों यानी कि NPA को
खरीद कर उनका प्रबंधन और निपटारा करता है। कौन? तो NARCL। अगला प्रश्न है, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो भानु अथैया जो थे वो ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। भानु अथैया को 1983 में फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइनर का ऑस्कर पुरस्कार मिला था और वह ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय थी। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 किस सम्मेलन से जुड़ा है? एक गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। तो एजेंडा 21 जो है यह रियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 से जुड़ा हुआ है जो कि ब्राजील में हुआ था। एजेंडा 21 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अपनाया गया सतत विकास के लिए एक व्यापक कार्य योजना है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई मिशन सत्यनिष्ठा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्यनिष्ठा का मुख्य उद्देश्य है रेलवे कर्मचारियों में नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देना। क्या? तो रेलवे कर्मचारियों में नैतिकता और ईमानदारी को बढ़ावा देना। सत्यनिष्ठा 2018 में शुरू। भारतीय रेलवे द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और ईमानदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित करने हेतु चलाया गया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था, पहला, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में नैतिकता के महत्व और मूल्यों के बारे में हर कर्मचारी को प्रशिक्षित करना। दूसरा है भ्रष्टाचार मुक्त कार्य संस्कृति। कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए संवेदनशील बनाना, जिससे संगठन में सत्यनिष्ठा की संस्कृति विकसित हो सके। अगला है आंतरिक प्रशासन को मजबूत करना, कर्मचारियों को नैतिक दुविधाओं से निपटने और भारतीय रेलवे की नीतियों को बनाए रखने में मदद करना। और चौथा है सार्वजनिक विश्वास बढ़ाना, उच्च नैतिक आचरण सुनिश्चित करके जनता का विश्वास हासिल करना और रेलवे की प्रतिष्ठा को बढ़ाना। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को पश्चिमी भारत में शकों पर विजय प्राप्त करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो यह जर्मनी के वीमर संविधान से प्रेरित है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की शक्ति की अवधारणा जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, डोलड्रम भूमध्य रेखा के पास किस अक्षांश पर स्थित है? तो डोलड्रम जो है यह 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण में स्थित है। डोलड्रम में जो हवाएं हैं वह शांत रहती है, इसीलिए इसको डोलड्रम या शांत बेल्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, असंगठित क्षेत्र यानी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की मुख्य विशेषता क्या है? तो असंगठित क्षेत्र की मुख्य विशेषता है नौकरी की सुरक्षा का अभाव और अनिश्चित रोजगार। असंगठित क्षेत्र छोटे और बिखरे हुए उद्यमों से बना होता है जहां नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा लाभों का अभाव होता है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो अर्जुन पुरस्कार को 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 1961 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है,
ग्रीन मफलर तकनीक का उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का प्रयोग जो है यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ग्रीन मफलर तकनीक के तहत सड़कों, उद्योगों या आवासीय क्षेत्रों के किनारे शोर को कम करने के लिए सघन वृक्षारोपण किया जाता है, जिससे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन सी है? तो भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत जो है यह पल्ली है। कौन है? तो पल्ली पंचायत है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है। पल्ली सांबा जिला जम्मू और कश्मीर में है। भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत है, जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर निर्भर है। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध बैटल ऑफ चौसा हुमायूं और शेरशाह के बीच कब लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध 1539 में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया, जिसमें शेरशाह सूरी का जो हुआ था वो विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित है? तो कैग से संबंधित अनुच्छेद जो है वह 148 है। 148 अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में बनने वाली छत्रक शिलाएं यानी मशरूम रॉक्स किसका परिणाम है? तो मशरूम रॉक्स जो है यह पवन अपरदन का परिणाम है। छत्रक शिलाएं या गारा पवन अपरदन विशेष रूप से अपकर्षण का परिणाम है, जहां हवा निचले भाग की चट्टानों को अधिक तेजी से काटती है। क्या करती है? हवा जो है वह निचले भाग की चट्टानों को अधिक तेजी से काटती है। अगला प्रश्न है, नवरत्न का दर्जा केंद्र सरकार द्वारा किसे दिया जाता है? ये नवरत्न का दर्जा जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किसे दिया जाता है? तो यह चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को दिया जाता है। नवरत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र के चुनिंदा उद्यमों को अधिक परिचालन और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। 40 और लास्ट क्वेश्चन है, कार्बन क्रेडिट का व्यापार किस वर्ष के वैश्विक समझौते से संपन्न हुआ? तो कार्बन क्रेडिट का व्यापार जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल से संपन्न हुआ। कार्बन क्रेडिट का विचार क्योटो प्रोटोकॉल 1997 से उत्पन्न हुआ, जो विकसित देशों को उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करने के लिए बाजार आधारित तंत्र है। क्या है? तो बाजार आधारित तंत्र है। दोस्तों, ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और जो लोग भी चैनल में नए हैं वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आप लोग को तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग इस PDF के मतलब इस वीडियो का आप लोग PDF के साथ साथ कुछ और भी इम्पोर्टेंट PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।